नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू कार्मिक रूट्स। कार्मिक रूट्स में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक मैंने लिया है मैरिज, यानी शादी और ये कर्म से कैसे जुड़े हैं, शादी का बंधन। ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत पहले से सोच रही हूँ कि इस पे वीडियो बनाएं, पर ये अपने आप में इतना वास्ट टॉपिक है कि बहुत कोशिशों के बावजूद एक वीडियो में सब कुछ समा पाना बहुत मुश्किल है। तो सोचा स्टार्ट करते हैं। एक नहीं तो दो वीडियो में करेंगे और दो नहीं तो तीन वीडियो में बनाएंगे। तो मैरिज क्या है? सामाजिक तौर पे शादी एक ऐसा रिश्ता है जो दो परिवारों को आपस में बांधता है, जहाँ पति पत्नी ही नहीं अपितु उसके पूरे घर वाले, उसके पूरे परिवार वाले उस बंधन में बंधे होते हैं। और ये बंधन होता किस लिए है? वेद कहते हैं ये बंधन ब्रह्मा का ऋण उतारने के लिए होता है। इस बंधन में वचनबद्धता होती है। इसमें एक पिता अपनी पुत्री का दान एक योग्य वर को करता है, जिसमें देश काल पात्र यानी प्लेस और कंट्री, कल्चर और पीरियड ऑफ एरा और पर्सन पर से को कंसिडर करके जीवन शैली, सूझबूझ, सामर्थ्य और ज्ञान को मापदंड बनाकर वर वधू का जोड़ा बनाया जाता है। और जिन दो जीवों के माध्यम से एक और श्रेष्ठ जीव की उत्पत्ति इस जगत में होगी, उससे उन पति पत्नी का ब्रह्म का ऋण उतरेगा, ये मान्यता है। तभी हिंदू मान्यताओं में संतान का इतना लेकर बड़े लोग बहुत ज़्यादा यानी चिंताएं रहती हैं उन्हें, दादा दादी को, नाना नानी को, माता पिता को भी। इसका कारण ये नहीं है कि उनकी मृत्यु के समय उन्हें अग्नि कौन देगा। उसका कारण ये है कि संतान की उत्पत्ति इस ऋण से उन्हें मुक्त करेगी। इस सृष्टि का भार, इस धरती का भार, यूँ समझिए आपको किसी ने पोषित किया, आपको भी किसी का पोषण करना है। आपको जो ज्ञान या संस्कार मिले हैं उन्हें आगे भी जीवन रूपी काया में आगे बढ़ाना है। ये हुआ सामाजिक तौर पर शादी यानी विवाह का डेफिनेशन। अब आते हैं शास्त्रों पर। आपने सुना होगा कि शादी में अक्सर लोग कहते हैं कि वन कंप्लीट्स दी अनदर, यानी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। पूरक का मतलब ये नहीं कि एक घर के काम संभाल रहा है और दूसरा ऑफिस के काम संभाल रहा है। ये आपस की रजामंदी से तो हो सकता है, बट अंडरस्टूड मैनर में नहीं हो सकता, स्पेशली आजकल की एरा में। पूरक का मतलब ये है कि भार्या में यानी वाइफ में जो कमी है वो पुरुष में स्ट्रेंथ है, और पुरुष में जो अधूरापन है वो कहीं ना कहीं पत्नी उसको पूरा करती है। इस लाइन का मीनिंग जो सतह पर है उससे कहीं ज़्यादा डीप है, पर आंखें उतना ही देख पाती हैं जितना अक्षर दिखा पाते हैं, और शब्द उतना ही समझा पाते हैं जितना इंसान सुन पाता है। ज्योतिष में सातवां भाव पति पत्नी का होता है, यानी स्पाउस का होता है। इस भाव से पार्टनरशिप भी देखते हैं। जीवन की पार्टनरशिप मैरिज से बढ़कर और क्या होगी, है ना। इस भाव के ठीक ऑपोजिट व्यक्ति खुद है, यानी मैं खुद को नहीं देख सकती, खुद की बात नहीं सुन सकती, पर मेरे सामने जो लोग खड़े हैं मैं उनकी बात सुन सकती हूँ, उनको समझ सकती हूँ। एंड सेम गोज़ विद एवरीबडी। बहुत बिरला ही लोग खुद से बात करते होंगे और आधे पागल कहलाते भी होंगे वो हमेशा आगे वाले की बात सुनते हैं, आगे वाले की बात पर ध्यान ज़्यादा रहता है, खुद की बात पे ध्यान नहीं रहता है कि वो क्या कह रहे हैं। दैट मीन्स हमारा कॉन्सेंट्रेशन सामने वाले पर ज़्यादा है, उसके विचार और उसकी अभिव्यक्ति पे ज़्यादा है। सेवंथ भाव हमारे कंसंट्रेशन का भी है ना। तो हम जो आगे वाला कह रहा है उस पर ध्यान देकर उसकी कमियों को उजागर करना हमें बहुत अच्छे से आता है, और सेम गोज़ विद आगे वाला, वो हमारी कमियों को उजागर करता है, क्योंकि वो जो आपका स्पाउस है वो आपके तन मन से जुड़ा हुआ है। आप खुद को शायद नहीं देख पा रहे, लेकिन वो आपको देख पा रहा है। एंड सेम अप्लाइज टू यू एज वेल। दुनिया चार बातें सुना दे, आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर अपने स्पाउस से अगर एक दिन भी झगड़ा हो जाए तो उस दिन का दिन और चैन सब कुछ ख़त्म। जीवन के इस पड़ाव में चाहे जितना भी आप एक दूसरे को विवाह के बंधन से पहले जानते हो, पर विवाह के बाद बहुत सारी डायनामिक्स चेंज होती हैं। ग्रह बदलते हैं, विचार बदलते हैं, विचारधाराएं बदलती हैं, आप बदलते हैं। विवाह से पहले आपका कॉन्सेंट्रेशन आपके स्पाउस के आसपास होता है, यानी अराउंड में। गाड़ी कैसी है, बंगलो कैसा है, पेरेंट्स कैसे हैं, नौकरी कैसी है, शर्ट कौन सी पहनता है, कलर्स क्या पसंद करता है,
और खुश मिजाज है या बहुत कटाक्ष से हंसता है। और जब शादी हो जाती है तो यही कंसंट्रेशन आ जाता है स्पाउस की आंतरिक या आत्मिक चीज़ों में। मैनर्स नहीं है, बेफालतू गुस्सा करता है, कपड़े पहनने की सुध ही नहीं है, लोगों से बात करने की तमीज़ नहीं है, उठने बैठने की तमीज़ नहीं है, जब देखो मुझ में खामियां निकालता रहता है, मेरी कोई चीज़ पसंद ही नहीं आती तो शादी क्यों की? शादी इसलिए की कि तुम्हें परफेक्ट बनाना है। अब चाहे वो लड़ झगड़ कर बनाना पड़े या प्यार मोहब्बत से बनाना पड़े, और इसी में कर्मों का लेखा जोखा भी छुपा है। जैसे जैसे जीवन के वर्ष आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे पति पत्नी एक दूसरे को समझने लगते हैं। हाँ यार, ये कुछ जो कह रहा है या कह रही है ठीक ही तो कह रही है, शायद लहजा थोड़ा गलत हो सकता है, या मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, या मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। एटीट्यूड उसने सही रखा होता तो मैं बात जल्दी समझ जाता या समझ जाती। पर ठीक है, बात तो सही है, हाँ मगर ढंग से तो कही जा सकती थी। ये वाला चीज़ फल दीपिका में काफ़ी हद तक ग्रहों की प्लेसमेंट को लेकर काफ़ी चीज़ें कही गई हैं, पर बिल्कुल लिटरल मीनिंग में लेकर कोई भविष्यवाणी कर देना इज़ डेंजरस। फॉर एग्ज़ाम्पल फल दीपिका के 10th चैप्टर में कहा गया है कि लग्न से 7th हाउस में यानी 7वें भाव में या चंद्रमा से सप्तम में कोई पाप ग्रह आ जाए, या जैसे कि मंगल हो या शनि हो, तो पत्नी की मृत्यु हो जाती है। बट ये वन ऑफ ए काइंड डिस्कनेक्टेड कॉम्बिनेशन है। इस भाव पे अगर बृहस्पति की दृष्टि हो या वो आगे वाले वर्गों में ये कॉम्बिनेशन डाइल्यूट कर रहा हो तो ये स्थिति भी डाइल्यूट हो जाएगी, है ना। ठीक ऐसे ही जातक तत्व कहता है कि अगर किसी के लग्न में सूर्य है और सप्तम में शनि है तो स्पाउस की डेथ निश्चित है। पर यहाँ अकेले एक कुंडली के भाव पर यह डिसाइड नहीं किया जा सकता। डिसाइड करने के लिए एक लग्न कुंडली जातक की, दूसरी कुंडली स्पाउस की, तीसरी चंद्र कुंडली दोनों की, और चौथी नवमांश दोनों का, और इसके बाद बच्चे अगर हैं तो उनकी भी तो कुंडली देखनी होगी आपको कि अगर बच्चों की कुंडली में मातृ सुख लिखा है या पितृ सुख लिखा है तो कैसे कुछ हो जाएगा। एक और इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन ये भी कहा गया है कि अगर चंद्रमा से सप्तम में शनि मंगल और शुक्र तीनों हो तो बीवी ही खो जाती है। अब ये सारे के सारे कॉम्बिनेशंस जो कहीं ऑब्जर्व किए गए हैं बट विद अदर पैरामीटर्स एज वेल, तो इसलिए ब्लूप्रिंट मानकर ब्लाइंडली किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना इज़ नॉट गुड। अब आते हैं कर्मों पर। ऑपोजिट्स अट्रैक्ट, ये तो आपने सुना ही होगा। मीरा ने भी कहा था, जो मैं ऐसा जानती प्रीत किए दुख होए, नगर ढिंडोरा पीटती प्रीत न करियो कोई। यानी वो इसलिए कि अगर आप बहुत मृदु स्वभाव के हैं तो आपको एक गुस्सैल बंदा बहुत जल्दी आकर्षित करेगा, और इसके विपरीत अगर आप में क्रोध या जिद ज़्यादा है या अधिक है तो आपको अपने स्वभाव के विपरीत एक शांत मृदु स्वभाव, बात मान लेने वाला बंदा बहुत पसंद आएगा। ऐसा क्यों? वो इसलिए कि इस चीज़ की आप में कमी है जिसे वो ही सिखा सकता है जिसके पास ये गुण है। एक ज़िद्दी बंदे में जो मधुरता की कमी है या फ्लेक्सिबिलिटी की जो कमी है वो आगे वाले से सीखेगा, और उससे मृदु मृदु स्वभाव वाले के पास जो अपनी बात मनवाने की कमी है वो इस बंदे से सीखेगा। यानी एक दूसरे के पूरक, कोई कम नहीं कोई ज़्यादा नहीं। हाँ, ये एक अलग पॉइंट ऑफ कंटेंशन हो सकता है कि एक बंदा सीख जाएगा और दूसरा बंदा निरा अनाड़ी रह जाएगा, पर इसमें आपका कोई दोष नहीं है। उसे हो सकता है कि ये सीखने के लिए और एक जन्म लेना पड़े, क्योंकि लेसन तो कंप्लीट करना है, वो चाहे इस जन्म में करना हो या अगले जन्म में करना हो। यहाँ कहानी शुरू होती है कर्म की। जिस बंदे को आपने चुना या आप उसकी तरफ आकर्षित हुए उसमें क्या क्वालिटी देखी होगी, क्योंकि आंखें तो बाद में देखती है, एनर्जी पहले ही महसूस कर लेती है। वी ऑल आर कनेक्टेड एट दैट सूक्ष्म लेवल विद द सेम एनर्जी सोर्स, और ये आपका आत्मिक संबंध है। तभी जिसको आप पसंद करते हैं या जिसके साथ आप आत्मिक कनेक्शन है आपका या रिश्ता है, आपका टेलीपैथिक रिस्पॉन्सिव सिस्टम उसके बारे में सहज ही चीज़ें बता देता है, क्योंकि माइंड की मेजर एनर्जीज उधर कॉन्सेंट्रेटेड है।
एंड माइंड इज़ अ वेरी पावरफुल टूल, राइट? हमारे पूर्व कर्मों के आधार पर, यानी हमारे संचित कर्मों के आधार पर जितना भी गुड या बैड बैलेंस बचा है, उसके इवेंट्स बनाकर ऊपर वाला ये समय की बिसात पर बिछाता है, और जिसमें चेकमेट की सिचुएशंस भी होती हैं और आपको राजा बनने का मौका भी दिया जाता है या रानी बनने का मौका भी दिया जाता है। हमने जिन जिन रिलेशनशिप्स में अपने लेसन्स अधूरे छोड़ दिए थे या उन्हें टेकन फॉर ग्रांटेड लिया था या अपनी ड्यूटीज से बच गए थे, अब उन्हें दोबारा सीखने के लिए इस जन्म में सेम सिचुएशंस में दोबारा परफॉर्म करना है। ज्योतिष में मैरिज के लिए फर्स्ट हाउस यानी इंडिविजुअल पर्सनालिटी, फोर्थ हाउस यानी आपका सुख भाव या खुशी या घर का जो वातावरण है, सेवन्थ भाव यानी पार्टनरशिप या सेवन्थ हाउस आपके स्पाउस का, और टेंथ हाउस यानी आपके व्यवसाय के साथ साथ आपके कर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट हाउसेस हैं। जीवन के मोस्ट कर्म इंसान अपने मैरिज के बाद ही शुरू करता है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी का असली मीनिंग उसे बाद में ही समझ आता है। और इन चारों भावों में से अगर एक भी भाव में गड़बड़ हो जाए तो खुशी छूमंतर हो जाती है। घर में सुख शांति, एक अच्छे जीवन साथी का साथ, एक न्यायोचित आजीविका और अच्छे कर्म ही एक पर्सनालिटी को जन्म देती है। यानी खुद से खुद का वास्ता, औरों से होकर खुद से मिलने का रास्ता। खुद को जानने के लिए भी आपको इन सभी रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है, तभी जीवन का सार समझ आता है। मोक्ष का रास्ता भी संसार या गृहस्थाश्रम से होकर गुजरता है। जब तक एक भी इच्छा जीवित है तब तक इंसान मोक्ष के दरवाजे तक फटकना भी पसंद नहीं करता। इसलिए जीवन साथी ही नहीं, आपके दोस्त भी आपकी मदद करते हैं। इसलिए सेवन्थ हाउस मैरिज के लिए ही नहीं, पार्टनरशिप्स के लिए या आपके क्लोजेस्ट फ्रेंड्स के लिए भी देखा जाता है, जहां आप आगे वाले की बात सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और खुद में अच्छे सुधार ला रहे हैं। वो कहते हैं ना, एवरीबडी इज इन सर्च ऑफ अ राइट पर्सन। गेस व्हाट, फॉरगेट इट, जस्ट बी वन। तो आज का वीडियो को यही विराम देते हैं। इस टॉपिक को अगले वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि कितनी कितनी टाइप की रिलेशनशिप्स होती हैं और कितनी रिलेशनशिप्स में फेलियर्स कैसे कैसे हो सकते हैं। तो तब तक के लिए मे गॉड बी विथ यू। आगे।